स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की मुख्य परीक्षा की तैयारी। आई होप अच्छी चल रही होगी सभी की परीक्षा की तैयारी। स्टूडेंट्स, हम लोग मुद्रास्फीति के जो नियंत्रण के उपाय पढ़ रहे थे, उसमें मेरा दूसरा जो टॉपिक है वो है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मौद्रिक उपाय जो आरबीआई द्वारा किया जाता है और उसके विभिन्न उपकरण है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो क्योंकि मैं इसको अलग इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि हर टॉपिक से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। अगर 20 नंबर का प्रश्न बनेगा तो हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि मुद्रास्फीति की संकल्पना को प्रस्तुत करें या मुद्रास्फीति की संकल्पना क्या है और इसको प्रस्तुत करते हुए इसको नियंत्रित करने के मौद्रिक उपायों की चर्चा करें। ठीक है, या फिर इसके मौद्रिक उपाय की जगह हो सकता है कि जो राजकोषीय उपाय हैं उसकी चर्चा करें। तो फिर इसीलिए मौद्रिक उपाय अलग एक हो गया और ये हो गया राजकोषीय उपाय। और हमारे सिलेबस में एक लिखा हुआ है प्रत्यक्ष उपाय, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो राजकोषीय उपाय और प्रत्यक्ष उपाय को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद हम लोग प्रश्न को लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं उनको हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है, आई होप सब बोर्ड पर जो मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा होगा। तो पहले मैंने सोचा था कि जो राजकोषीय जो उपाय है उसको इन शॉर्ट बता दूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है कि सिर्फ राजकोषीय उपाय से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाए, तो तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका एक समझ होना जरूरी है। ठीक है, तो राजकोषीय उपाय, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय क्या होते हैं। देखिए, राजकोषीय उपाय, राजकोषीय मतलब राजा का कोष या सरकार का जो कोष होता है, यानी कि सरकार का जो कोष होता है उसके आय व्यय और ऋण के माध्यम से जो सरकार मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है उसे ही हम राजकोषीय उपाय कहते हैं। ठीक है, आरबीआई द्वारा जो मुद्रा की पूर्ति और ब्याज दरों का निर्धारण इन सबों के उपकरणों द्वारा जो किया जाता है उसको हम मौद्रिक उपाय कहते हैं, और जो सरकार द्वारा जो किया जाता है उसको हम लोग राजकोषीय उपाय कहते हैं। तो यही है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय। तो क्या है, आप इसको एक लाइन या 2 लाइन में लिख सकते हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय वे उपाय होते हैं जिसमें सरकार अपने बजट के माध्यम से अपने आय, अपने व्यय और अपने ऋणों का प्रबंधन इस तरह से करती है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, काबू में रहे। इसको आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सरकार का उपकरण क्या होता है, वार्षिक बजट। ठीक है, वो वार्षिक बजट लाती है और उसके माध्यम से अपने आय व्यय और ऋण का प्रबंधन करती है, जिससे उसमें वो ख्याल रखती है ऐसा कि ताकि मार्केट में इतना मुद्रा नहीं जाए जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाए, या फिर मार्केट में इतने कम मुद्रा भी ना हो जिससे जो उत्पादक है वो हतोत्साहित हो जाए। मतलब कि जो सामान्य जो कीमत स्तर है वो बना रहे, वो ना ही बहुत नीचे जाए। अगर कीमत स्तर बहुत नीचे चली जाएगी, मतलब सामान जो है बहुत सस्ता भी हो जाएगा, तो जो उसका प्रोडक्शन करता है उत्पादक जो है वो हतोत्साहित हो जाएगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो हतोत्साहित हो जाएगा और फिर उत्पादन में उसका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अर्थव्यवस्था के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि जो वस्तु का मूल्य है वो बहुत नीचे भी ना जाए और बहुत ऊपर भी ना जाए, एक स्थायित्व बना रहे वस्तु और सेवाओं के मूल्य में। ठीक है, तो सरकार का अपने बजट के माध्यम से वो पेश करती है, और बजट में क्या क्या होता है, सरकार का आय, तो सरकार का व्यय और सरकार का ऋण। ठीक है, यही तीनों होता है, इन तीनों का वो प्रबंधन करती है। ठीक है, इन तीनों का वो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट इस प्रकार से करती है कि वो दोनों चीज देखती है, ना कि मुद्रास्फीति मतलब मूल्यों का है जो वो कीमत है वो बहुत ऊपर चल जाए और ना ही वो बहुत नीचे चले जाए, क्योंकि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का ख्याल उसे रखना पड़ता है। तो आय, सबसे पहले बजट तो अपने आप में एक अलग से चैप्टर होता है, तो अगर वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगी, इकोनॉमिक्स में वो थोड़ा सा पढ़ना है बजट का। तो अभी जब मुद्रास्फीति के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं तो सिर्फ मुद्रास्फीति को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, बजट क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, ये अभी हम लोग नहीं जाएंगे। सबसे पहले आते हैं आय। तो अगर सरकार को लग रहा है कि मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई है तो वो क्या करती है,
करों को आय में क्या होता है, सरकार के पास उनको इनकम होता है। सरकार का इनकम का स्रोत क्या है, कर। जो विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो सरकार की आय का स्रोत होता है, राजस्व का उनका स्रोत होता है। तो सरकार क्या करती है, करों को जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, तो कर को जब बढ़ा देती है तो सरकार के पास लोगों से जो मार्केट से जो मुद्रा है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसके पास आने लगती है और अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है। अब ऐसा नहीं है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनकी जरूरत सभी को है, उनके करों में वृद्धि वो नहीं करती है सरकार, क्योंकि अगर उसके करों में वृद्धि कर देती है तो एक तो ऐसे ही मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है, और अगर उसमें भी टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वो क्या होगा, और बढ़ जाएगा और लोगों के लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी कि वो आवश्यक वस्तु भी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो वैसे नहीं करती है सरकार। सरकार करों को तो बढ़ाती है, लेकिन ऐसे कर बढ़ाती है जिनसे जो है प्राइस, जो आवश्यक वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करती है सरकार, जो आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है, उसको बढ़ाती है, थोड़ा सा निगम कर को बढ़ाती है। ये सभी जो क्या है ना, वस्तु और सेवाओं के मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, तो इसको बढ़ाती है। लग्जरी आइटम्स जैसे कार हो गए, मोबाइल हो गए, महंगी घड़ी हो गई, इस तरह के जो आइटम है उस पर क्या होता है, टैक्स को बढ़ा देती है। ठीक है, लेकिन जो जरूरी बिल्कुल आवश्यक बुनियादी जो सेवाएं हैं और जो बुनियादी वस्तुएं हैं उन पर टैक्स सरकार नहीं बढ़ाती है, बल्कि लग्जरी आइटम्स पर बढ़ा देती है। ठीक है, इससे क्या होता है, मार्केट से जो लिक्विडिटी है, तरलता है या मुद्रा है, वो वापस आने लगती है और मुद्रा की मात्रा कम होती है, जिससे कि मुद्रास्फीति नियंत्रित होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं व्यय पर। आय तो हो गया, आय में वो क्या करती है, व्यय में क्या करती है सरकार, अपना अनावश्यक व्यय। सरकार को लगता है कि ये मेरा जो व्यय है ये उतना बहुत जरूरी नहीं है, अगर इसको हम कम भी कर दे तो प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, तो उसको अनावश्यक व्यय को सरकार, अपना व्यय, सरकार एक तरफ तो मार्केट से पैसा निकाल भी रही है टैक्स बढ़ाकर, और दूसरी तरफ क्या करती है, अपना भी जो वो खर्च है, जो मार्केट में वो अपने व्यय द्वारा जो मुद्रा डालती है, व्यय करेगी तो मुद्रा तो अर्थव्यवस्था में जाएगी ही, उसको भी सरकार कम कर देती है। तो इधर से ले भी रही है और इधर से कम भी कर रही है, तो क्या हो जा रहा है, इधर से ये ले रही है और इधर से आपका कम कर दे रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक स्टेबिलिटी बन जा रही है मुद्रास्फीति या वस्तु या सेवाओं के मूल्य में, तो अनावश्यक व्यय को भी कम कर देती है। दूसरा क्या करती है, कम महत्व वाले जो योजनाएं हैं उन पर बजट का जो आवंटन है, हर साल विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चलती है उन पर सरकार द्वारा बजट का आवंटन किया जाता है। तो सरकार अपने जो बजट बनाती है उसी में देख लेती है कि अगर बहुत कम महत्व की योजना, अगर इसमें थोड़ा कम भी फंडिंग हो तो भी चलेगा, तो उसको भी सरकार कम करने का कोशिश करती है। ठीक है, तो कम महत्व की जो योजनाएं होती है उस पर बजट ऐसा नहीं कि शून्य कर देती है, लेकिन कोशिश करती है कि उसमें थोड़ा सा कम कर दे, तो इससे भी लिक्विडिटी या मुद्रा जो है मार्केट में कम से कम जाती है। फिर सरकार का अभी का जो एजेंडा चल रहा है कि छोटी सरकार और प्रभावी सरकार, इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के विभागों और विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग बहुत सारे मंत्रालय, उनको जोड़कर एक मंत्रालय के अंतर्गत अटैच कर दिया गया। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपके पास होगा, अभी तो मुझे एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, तो वो भी सरकार कर रही है, जिससे क्या होता है कि अगर एक मंत्रालय है, दूसरा मंत्रालय, तीसरा मंत्रालय, तो सभी का अपना एक खर्च होता है, प्रशासनिक खर्च होता है, तो अगर उसको एक जगह अटैच कर दे तो वो जो प्रशासनिक खर्च है वो बच जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटी सरकार, मतलब कि एक ही मंत्रालय के अधीन बहुत सारे विभाग या अगर छोटा कोई मंत्रालय तो उसको उसी में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो वही अभी सरकार कर रही है, जिसको कहते हैं छोटी सरकार, प्रभावी सरकार, जिससे क्या होता है, जो प्रशासनिक व्यय है, अनावश्यक व्यय है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और व्यय कम होगा तो क्या होगी, मार्केट में मुद्रा कम जाएगी और मुद्रास्फीति फिर ठीक नियंत्रित होने लगेगी। अब आते हैं ऋण पर। सरकार विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक ऋण लेती है। सार्वजनिक ऋण मतलब ऐसा नहीं है, वो लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, सरकार का जो घाटे का बजट जो बनता है उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे सरकारी प्रतिभूति मैंने बताया था, सरकारी प्रतिभूति के बारे में जब मैं मुद्रा के प्रकार, मुद्रास्फीति पढ़ा रही थी उस टाइम पे। ठीक है,
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के जब मौद्रिक उपाय पढ़ा रही थी, तो उसमें पढ़ाया था मैंने कि सरकारी प्रतिभूति क्या होता है। तो सरकारी प्रतिभूति एक तरह का सिक्योरिटी होता है जो सरकार जो बैंकों को देती है, या फिर लोग भी उसको खरीद सकते हैं। ठीक है, ये सरकार ज्यादा मात्रा में जारी करने लगती है। भविष्य निधि की जमा, ईपीएफ, सीपीएफ, जीपीएफ। ईपीएफ हो गया आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड। तो इन सब पे सरकार क्या करती है कि इन सब में जो योजनाएं हैं इसमें क्या करती है, इंटरेस्ट रेट कभी कभी सरकार हल्का फुल्का बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि लोग इन फंड में ज्यादा पैसे जमा करने लगते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि जो मुद्रा का जो मार्केट में फ्लो है वो कम हो जाता है। लोग इस तरफ बचत वाले अपने सेगमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, वो बचत करने लगते हैं, ना कि खर्च करते हैं। या फिर जो छोटी बचत की योजनाएं हैं उसको भी सरकार ज्यादा मात्रा में प्रमोट करती है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। तो लोग भी क्या करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, इसको अलग अलग से भी पढ़ना पड़ेगा आपको, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको अगर अलग से पढ़ाना हो तो फिर एक अलग क्लास लेना होगा। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर की विभिन्न प्रकार की बचत योजनाएं होती, छोटी बचत की योजना। तो इन सब योजनाओं में अगर सरकार जैसे कि पहले 6% इंटरेस्ट रेट दे रही थी, ब्याज दर दे रही थी, अब उसको उसने 7% बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे, छोटी बचत की योजनाएं लेने लगेंगे। जो अपना पैसा है वो खर्च ना करके, क्योंकि खर्च करने से वो मार्केट में जाता है, तो लोग क्या करेंगे, अब उसको खर्च ना करके बचत योजना में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा ज्यादा नहीं जाएगा और मुद्रास्फीति क्या होगी, नियंत्रित धीरे धीरे होने लगेगी। ठीक है, तो यही हो गया सरकार का जो उपकरण है बजट, और उसमें बजट में आय व्यय और ऋण का जो प्रबंधन करती है उसी को हम लोग राजकोषीय नीति या राजकोषीय उपाय कहते हैं, जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो सरकार द्वारा अपनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग प्रत्यक्ष उपाय। ठीक है, इसको और थोड़ा शब्दों में मैं बताऊंगी, जब इसका फॉर्मेटिंग होगा ना तब इसको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अलग से पूछे मौद्रिक उपाय और अलग से फिर अगर राजकोषीय उपाय पूछे तो भी, और अगर दोनों तीनों पूछ दे तो भी। तीनों तभी पूछेगा या दोनों तभी पूछेगा जब 40 नंबर का होगा, तब आप उसको उसमें बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि सभी को लिखना है तो थोड़ा थोड़ा सबको लिख देना है। ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय मतलब यही हुआ, प्रत्यक्ष अपने आप में शब्द से ही स्पष्ट है कि डायरेक्ट मेजर्स, मतलब तुरंत ऐसा कोई उपाय करती है जो तुरंत प्रभावी हो। तुरंत क्या होता है, जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, किसी विशेष वस्तु या सेवा का जो मूल्य है वो निरंतर बढ़ने लगता है, तो तुरंत क्या करते हैं, जो व्यापारी या बिचौलिए कोई भी होता है जो, वो क्या करता है, उस वस्तु के जमाखोरी करने लगता है, जिससे वो मुनाफाखोरी, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं उसको बेचकर। तो वो क्या करती है, सरकार उस पर नियंत्रण करने के लिए तुरंत अपना डायरेक्ट मेजर्स अपनाती है, छापामारी करती है, उन पर एक्शन लेती है, उनको दंड देती है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेजर्स। या फिर अगर लगता है सरकार को कि हमारे देश में या किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए किसी स्टेट में दूसरे स्टेट से अगर आयात कर सकती है उस सामान को, तो वो वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशों से भी, ऐसे दो राज्यों के बीच तो आयात निर्यात का वर्ड कम ही यूज होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए झारखंड में किसी चीज की कमी हो रही है, किसी खाद्य पदार्थ की, और वो बिहार में या यूपी में ज्यादा मात्रा में है, तो वहां से हम लोग मंगा लेते हैं, और ये तो होता ही है। तो वही चीज विदेशों से भी होता है, तो उनको भी सरकार जल्दी से जल्दी आयात कर लेती है अपने पैसे से, ताकि लोग, मतलब उसका मूल्य जो है और ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, मुद्रास्फीति ज्यादा नहीं बढ़े। तो ये हो जाता है डायरेक्ट उपाय। ये बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है। ठीक है, इसको प्रशासनिक उपाय भी बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रशासन का रोल ज्यादा होता है, तो इसको खासकर इसको कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी पर नियंत्रण करना, ये एक तरह से प्रत्यक्ष उपाय है। या किसी विशेष वस्तु का अगर कमी हो रही है, उसकी मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सरकार को लग रहा है कि हमारे यहाँ वो उत्पाद नहीं है, तो वो उसको मंगाती है वहां से, या फिर किसी स्टेट में कमी है और कहीं पर उसका सरप्लस है, तो वहां से उसको मंगा के उसकी पूर्ति करती है। ठीक है, तो यही हो जाता है प्रत्यक्ष उपाय। तो हो गया हमारा जो सिलेबस में जो एक टॉपिक है कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के विभिन्न प्रकार के उपाय, जिसमें 3 उपाय है, मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय और प्रत्यक्ष उपाय। ठीक है,
और इस सिलेबस में राजकोषीय को वित्तीय लिखा है, तो आप उसका इंग्लिश में जाके देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है फिस्कल। ठीक है, फिस्कल मतलब ही राजकोषीय होता है, उसको वित्तीय लिख दिया है, वित्तीय नहीं होगा, वो राजकोषीय होगा। ठीक है, तो चलिए अभी का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा फॉर्मेटिंग कराऊं ताकि इसका जो हर सेक्शन है वो टच हो जाए और आप लिखने की स्थिति में बिल्कुल आ जाए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो अभी बंद करते हैं। और हाँ, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।